दोस्तों तमिलनाडु के स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउनमेंट्स डिपार्टमेंट द्वारा सुपरवाइज किए जाने वाले टेम्पल्स में डिवोटीज द्वारा ऑफर्ड ज्वेलरी को मेल्ट कर गोल्ड बार्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इन गोल्ड बार्स को बैंक में डिपॉजिट कर फंड्स जनरेट किए जाएंगे जिन्हें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और टेम्पल के वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूज़ किया जाएगा। डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने अनुमान लगाया है कि लगभग 2000 किलोग्राम गोल्ड पिछले 10 सालों से तमिलनाडु के अलग अलग टेम्पल्स में स्टोर्ड है, जिसे गोल्ड बार में कन्वर्ट कर डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। डिपार्टमेंट की एक्सरसाइज 1978 से लगातार करती आ रही थी, जिसे AIADMK गवर्नमेंट ने 2010 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। इस साल से MK स्टैलिन लेड DMK गवर्नमेंट इस एक्सरसाइज को दोबारा शुरू करने के पक्ष में है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस काम की जिम्मेदारी 3 जोनल लेवल पैनल्स में बांटी है, जिसे रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस सुपरवाइज करेंगे। दोस्तों इस न्यूज़ से तमिलनाडु समेत पूरे भारत में एक डिबेट को जन्म दिया है, जिसमें टेम्पल वेल्थ की यूटिलाइजेशन को लेकर अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। हमारे आज की वीडियो का मकसद टेम्पल वेल्थ के अराउंड जनरेटेड इसी कंट्रोवर्सी को एड्रेस करना है, जिसमें हम सारे पक्षों की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों कुछ साल पहले वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा किए गए एक एस्टिमेट ने हमारे देश के टेम्पल्स में 3000 से 4000 टन्स गोल्ड जमा होने की संभावना जताई थी। ये गोल्ड डिवोटीज द्वारा टेम्पल्स में डिपॉजिट किए गए हैं। उन्होंने प्रिसाइडिंग डीटीज को एज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट ऑफर किया है। इन टेम्पल्स में केरला का पद्मनाभा स्वामी टेम्पल, आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वरा टेम्पल, मुंबई के शिरडी साईं बाबा टेम्पल और सिद्धि विनायक टेम्पल, जम्मू स्थित वैष्णो देवी टेम्पल, पुरी के जगन्नाथ टेम्पल, वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ टेम्पल इत्यादि वेल्थ पर्सपेक्टिव में प्रोमिनेंट है। ये तो टेम्पल के मैनेजमेंट की अथॉरिटी वहाँ की टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में होती है, लेकिन पहले बताए गए टेम्पल्स के मैनेजमेंट की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड टेम्पल मैनेजमेंट बोर्ड्स को सौंप दी गई है। टेम्पल मैनेजमेंट को गवर्नमेंट द्वारा अपने हाथों में लेने का सिस्टम ब्रिटिश एरा से शुरू हुआ था, जब मेनली साउथ इंडियन टेम्पल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर लाया गया। दोस्तों इस डिस्कशन में साउथ इंडियन टेम्पल्स पे फोकस इसलिए किया गया है क्योंकि नॉर्थ के कंपेयर्ड में साउथ इंडिया टेम्पल्स ज़्यादा वेल्दी हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट ने उन टेम्पल्स में इंटरफेयर करने की ज़रूरत समझी। टेम्पल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल में लेने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1871 में मद्रास रिवॉल्यूशन 7 इंट्रोड्यूस किया। 1863 के द रिलीजियस इंडाउमेंट्स एक्ट ने टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रस्टीज के हाथों में सौंप दिया। इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से एक बड़ा चेंज तब आया जब ब्रिटिशर्स ने द मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट 1925 इंट्रोड्यूस किया, जिसे प्रोटेस्ट के बाद मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक्सक्लूड कर मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड इंडाउमेंट्स एक्ट 1927 बनाया गया। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर एक रेडिकल चेंज 1935 के एक्ट 12 द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत किसी भी टेम्पल को नोटिफाई कर गवर्नमेंट उसके एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर सकती थी। इस लेजिस्लेशन ने हिंदू रिलीजियस इंडाउमेंट बोर्ड को टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में लेने की पावर प्रोवाइड की। इंडिपेंडेंस के बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने टेम्पल्स और उसके फंड को अपने कंट्रोल में लेने के लिए हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट 1951 पास किया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस एक्ट के कई प्रोविजंस स्टक डाउन किए गए हैं, जिसके बाद 1959 में द तमिलनाडु हिंदी रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट पास किया गया। इस एक्ट ने हिंदू रिलीजियस इंडाउमेंट्स बोर्ड को एबॉलिश कर इसकी अथॉरिटी गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटेड हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स डिपार्टमेंट को सौंप दी गई। सिमिलरली कर्नाटका में हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स एक्ट्स एंड रूल्स एक्ट 1997 में पास किया गया। दोस्तों केरला में ट्रेवेनॉस कोचिन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1950 द्वारा टेम्पल मैनेजमेंट को एडमिनिस्टर किया जाता है। इसके साथ केरला में देवस्वम बोर्ड्स जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जिसे टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंडेट किया गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड इंडाउमेंट्स एक्ट 1987 द्वारा आंध्र प्रदेश में टेम्पल्स को एडमिनिस्टर किया जाता है। दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा इस टेक ओवर का जस्टिफिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू दिया जाता है। इनमें सबसे पहले इस बात को इंश्योर करना होता है कि रिलीजियस ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस
प्रॉपरली एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं और उनके इनकम का मिसयूज नहीं हो रहा है। कई टेम्पल्स में हिस्टोरिकल टाइम से ये देखा गया है कि टेम्पल वेल्थ को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल द्वारा पर्सनल प्रिविलेजेस के लिए यूज किया जाता है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं होता। दोस्तों, जिन टेम्पल्स को किसी स्टेट के अंडर कंस्टिट्यूट किया गया है, उनकी इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के अंडर टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जब इन प्रोविजंस का गलत इस्तेमाल कर टैक्स इवेजन किया गया है। गवर्नमेंट टेम्पल से आए इनकम से टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी को रन करती है और टेम्पल के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है। इसके साथ फ्री मेडल्स और मैरिजेस जैसे पॉपुलर स्कीम को फंड किया जाता है। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के अनुसार इस देश के सारे लोगों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और रिलीजन को इंडिपेंडेंट वे में फॉलो, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने का अधिकार देता है। इसके अलावा आर्टिकल 26 रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश और मैनेज करने की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के टेक ओवर का अपोज करने वाले इंडिविजुअल्स इस बात पे जोर देते हैं कि टेम्पल फंड्स का यूज सिर्फ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, रिपेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और इमोल्यूमेंट्स की तरह होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट स्कीम्स को फंड करने के लिए। एक आंकड़े के अनुसार आंध्र प्रदेश के टेम्पल्स के थ्रू गवर्नमेंट को सबमिटेड रेवेन्यू का सिर्फ 18% ही टेम्पल को रिटर्न किया गया है और मेजर चंक दूसरे एक्सपेंडिचर्स की ओर डाइवर्ट किया गया। सिमिलरली तिरुमाला तिरुपति टेम्पल द्वारा कलेक्टेड रेवेन्यू को गवर्नमेंट ने स्टेट एक्सचेकर के थ्रू ऐसे कॉजेस के लिए स्पेंड किया जो डायरेक्टली हिंदू कम्युनिटी से जुड़े हुए नहीं थे। कर्नाटका में टेम्पल्स द्वारा जनरेटेड रेवेन्यू को स्टेट गवर्नमेंट एक्सचेकर के थ्रू दूसरे रिलीजन्स के मेंटेनेंस के लिए स्पेंड करने से भी एक मेजर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, जिसे बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने रिपील कर लिया था। गवर्नमेंट द्वारा टेम्पल जनरेटेड फंड्स को अपने कंट्रोल में लेने के अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इस बात पे भी पॉइंट आउट करते हैं कि लैक ऑफ मेंटेनेंस के कारण कितनी मंदिर आज बुरी हालत में पड़े हैं। कई मंदिरों के पुजारी एक मेयर्स इनकम पे सरवाइव करते हैं। बड़े टेम्पल्स के सरप्लस फंड्स को इन मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। साथ ही ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो डायरेक्टली हिंदुइज्म से जुड़े हैं उन पे खर्च करना एक बेटर ऑप्शन है। इवन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कई स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात इत्यादि भी स्टेट में प्रेजेंट टेम्पल्स को गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका कई ऑर्गेनाइजेशंस अपोज कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन और फंड्स को डायरेक्टली ओवरटेक करने से बेटर होता यदि गवर्नमेंट एक ओवरसीइंग कमिटी अपॉइंट करती जो किसी भी मैल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट विजिल रखती और टेम्पल फंड्स का डायरेक्ट यूज स्टेट प्रोग्राम्स की जगह टेम्पल डेवलपमेंट के लिए किया जाता। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसी भी रिलीजन द्वारा उसके इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट एक इंटरनल मैटर है और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को जितना पॉसिबल हो अवॉइड करना बेटर है। दूसरे धर्म के इंस्टीट्यूशंस जैसे मुस्लिम्स, सिख्स और क्रिश्चियंस के इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट इंटरफेयर, एड, सपोर्ट और रेगुलेशन तक ही सीमित है। वहीं हिंदू इंस्टीट्यूशंस स्पेशली साउथ इंडिया में एब्सोल्यूट गवर्नमेंट मशीनरी के अंडर है। दोस्तों, हमें यहाँ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जहाँ एक और दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में फंड को लार्ज स्केल अमाउंट में जनरेट नहीं होते, हिंदू इंस्टीट्यूशंस में ऑफरिंग्स पेयर की एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। इसी कारण से टेम्पल्स में इतने ह्यूज रेवेन्यू जनरेट होते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है। इंडिया में आज भी 189 मिलियन पीपल अंडर नरिश्ड हैं। 84 मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। रूरल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज आज भी एजुकेशन, हेल्थ और ऐसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करते हैं। हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन यदि ऐसे इश्यूज फेस कर रहा है तो इन लोगों की डेवलपमेंट की जगह किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में वेल्थ डोनेट करना क्या एक जस्टिफाइड एक्शन है? यदि हमारे इन डोनेशन से गवर्नमेंट के गोल्ड रिजर्व में इंक्रीमेंट होती है, जिसे मॉर्टगेज रख हम कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से डेवलपमेंट के लिए लोन ले सकते हैं, तो क्या ये हमारे देश के लिए एक बेटर स्टेप नहीं होगा? या किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जनरेटेड रेवेन्यू को लोकल एरिया के होलिस्टिक डेवलपमेंट जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करना एक बेटर स्टेप हो सकता है? या इस वेल्थ को उसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के फर्दर डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए यूज करना चाहिए? इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें रिलीजियस राइट्स दिए गए हैं, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सेक्युलर एंटाइटी है तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को फंड
और मैनेज करना, स्पेशली तब जब देश के गवर्नेंस में आज भी कई चीज़ों पे स्पेशल फोकस की ज़रूरत है, किस हद तक जस्टिफाइड है? क्या अब समय आ गया है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट द्वारा सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग पे रोक लगा देनी चाहिए, या फिर इसको एक नए सिरे से चालू करना चाहिए? आपका इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।